सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जगदीश नाम का एक लड़का रहता था। जगदीश बहुत गरीब था और जब वह केवल 16 वर्ष का था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया था। जगदीश ने अपने जीवन में अब तक बहुत दुख झेले थे। उसके पिता की मृत्यु के बाद में एक धनी सेठ ने जगदीश से कहा, "ए जगदीश, तेरे पिता ने मुझसे बहुत सा कर्ज लिया था। अब वो तो कर्ज वापस किए बिना ही ऊपर चला गया। तू बता, मुझे कैसे पैसे वापस लौटाएगा?" जगदीश बोला, "सेठ जी, अब तो जानते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। मैं किस तरह आपको पैसा लौटा पाऊंगा? दे देकर मेरे पास बस एक झोपड़ी है जिसमें मैं रहता हूँ।" धनी सेठ ने कहा, "अरे, उस झोपड़ी का मैं क्या करूं? अगर पैसे नहीं है तो तुझे उम्र भर मेरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ेगी और मैं इसके तुझे पैसे भी नहीं दूंगा। मेरे खेतों में काम करके ही तुझे कर्ज चुकाना होगा।" जगदीश नादान था, इस वजह से वह धनी सेठ की बात आसानी से मान जाता है। "ठीक है सेठ जी, अगर ऐसा करने से कर्जा माफ हो जाएगा तो मुझे मंजूर है।" और फिर क्या था, जगदीश धनी सेठ के खेतों में मजदूरी करने लगता है। दिन भर वहां मजदूरी करने के बाद धनी सेठ जगदीश को सिर्फ रात का खाना ही देता था और वह भी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। "यह ले, इसे खाकर सो जा और कल सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग जाना।" धनी सेठ जगदीश पर बहुत अत्याचार भी करता था, खूब मारता पीटता था। बेचारा जगदीश का जीवन जानवर से भी बदतर हो गया था, लेकिन जगदीश भी मजबूर था। वह कुछ कर ना पाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और जगदीश 23 वर्ष का हो गया है। एक दिन सुबह सुबह जगदीश को उठने में थोड़ी देर हो गई तो वह जल्दी से धनी सेठ के खेतों की तरफ भागता है। "अरे बाप रे, उठने में बड़ी देर हो गई, जल्दी मैं खेत पहुंचता हूँ वरना सेठ जी बहुत गुस्सा करेंगे।" जैसे ही जगदीश खेत में पहुंचता है, वहां धनी सेठ लाठी लिए गुस्से में उसका इंतजार कर रहा था। ऐसा उसे देखकर जगदीश बहुत घबरा जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, "सेठ जी, माफ कर दीजिए सेठ जी, उठने में थोड़ी देर हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा।" धनी सेठ बोला, "अच्छा, माफ कर दूं? अरे एक बार माफ करूंगा ना तो बार बार यही गलती दोहराएगा। सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। रुक जा, अभी सबक सिखाता हूँ।" और सेठ जगदीश को बेरहमी से पीटने लगता है। वैसे तो जगदीश हमेशा से ही मार खा लेता था क्योंकि उसे लगता था कि सेठ जी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी है ही नहीं। लेकिन आज जगदीश सेठ जी को जवाब देते हुए कहता है, "बस करिए सेठ जी, कितना मारेंगे? रात में आप ही ने मुझसे खेतों में देर तक काम करवाया, इसलिए तो मुझे घर लौटने में देरी हुई थी और इसी वजह से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती?" सेठ जी जगदीश का जवाब सुनकर आग बबूला हो जाता है। "ओ, तू तू क्या चाहता है जगदीश? गलती किसकी है? मेरी? अरे तू तो अपने माँ बाप को भी खा गया और अब मेरे टुकड़ों पर पड़कर मुझे ही जबान चलाता है, जबान लड़ाता है मुझसे। जा निकल जा मेरे खेतों से। जब भूखे मरेगा तब आएगा मेरे पास ही लौट कर।" जगदीश को धनी सेठ की ऐसी कड़वी बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जगदीश रोते हुए बोला, "ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ।" वह खेत छोड़कर सीधा गांव के बाहर की तरफ भागने लगता है। उसे भी नहीं पता था कि वहां कहाँ जा रहा है, मगर जगदीश सिर्फ उस गांव से दूर जाना चाहता था जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। जगदीश रोते हुए खुद से ही कहता जा रहा था, "अब कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, चाहे जैसे ही मुझे अपना गुजारा करना पड़े।" यह सब सोचते हुए वह भूखा प्यासा जगदीश एक जंगल के पास पहुंचता है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। लेकिन तभी उसे झाड़ियों के पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। "अरे ये आवाज कैसी? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है? हे भगवान, अगर ऐसा हुआ तो?" जैसे ही जगदीश झाड़ियों के पास जाता है, देखता है झाड़ियों के पीछे से एक हिरन था। जगदीश हिरन को प्यार से सहलाते हुए कहता है, "तो वो तुम थे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था दोस्त।" हिरन जगदीश के साथ कुछ देर खेलता है और फिर हिरन उछलता कूदता हुआ भाग जाता है। लेकिन तभी जगदीश की नजर सामने एक पेड़ के नीचे बैठे साधु पे पड़ती है। साधु बैठकर तपस्या कर रहे थे। जगदीश को ऐसे झाड़ियों के पास खड़ा देखकर साधु महाराज मुस्कुरा देते हैं और प्यार से उससे कहते हैं, "क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे पास आओ।" जगदीश साधु के बुलाने पर उसके पास जाता है। साधु महाराज ने कहा, "क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो?" जगदीश बोला, "हाँ बाबा, परेशान तो हूँ। जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। भूख प्यास थकान से शरीर भी व्याकुल होता जा रहा है।" साधु ने कहा, "अच्छा तो सबसे पहले तुम उस झोपड़ी के अंदर जाओ, वहां कुछ फल रखे हुए हैं, उन्हें उठाकर लाओ।" जगदीश साधु की बात मान लेता है और झोपड़ी के अंदर कुछ फल उठा लाता है। साधु उसमें से कुछ फल लेकर बाकी फल
जगदीश को दे देता है। ये कुछ फल मेरे पास रहने दो और बाकी के फल तुम खा लो, लगता है सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। जगदीश को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। धन्यवाद बाबा, आपको कैसे पता चला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था? मैंने तो बस इतना बताया था कि मैं अभी भूखा था, बस यूं ही समझ लो कि मुझे ऊपर वाले ने बताया है। अच्छा जरा अपना हाथ दिखाओ। जगदीश साधु की बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वह अपना एक हाथ साधु की ओर बढ़ा देता है। जगदीश का हाथ साधु बड़े ध्यान से पढ़ने लगता है। वह ऐसी लकीरें तो मैंने आज तक सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथ में देखी हैं। बेटा तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। जगदीश को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। जगदीश की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है। बाबा मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरे जैसी किस्मत तो किसी की ना हो, और आप कहते हैं मेरी लकीरें महाराजाओं जैसी हैं और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। यह सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और यह फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। फिर क्या था, जगदीश साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की ओर चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और जगदीश को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर जगदीश को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। अब मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। इतना डरावना जंगल था वो, लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जगदीश गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे मोहनलाल नाम का एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। मोहनलाल एक बूढ़ा व्यक्ति था, सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। उसने जगदीश को देखकर कहा, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो। जगदीश बोला, हाँ मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप बस मुझे आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम यह सब मिठाई के डिब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे कामचोर बेटे अजय को कितना बुलाया, वह मेरी मदद करने आया ही नहीं। लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। आओ बेटा आओ। जगदीश बड़े मन से मोहनलाल की मदद करने लगता है। मोहनलाल को भी जगदीश से बात करना बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही मोहनलाल जगदीश को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ मोहनलाल और उसका बेटा अजय अकेले रहते थे। अजय की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अजय ने जब जगदीश को देखा तो कहने लगा, अरे पिताजी ये किस भिखारी को उठाकर ले आए हैं आप? मोहनलाल बोले, तभी से बात करो अजय, जगदीश है, आज रात यहीं रुकेगा। इसने मेरी आज बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पर? आज कितना काम था। अरे ओ पिताजी मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ हाँ सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। अरे ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। जगदीश बोला, नहीं आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने को दिया वही बहुत है। मोहनलाल ने कहा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जगदीश बोला, हाँ हाँ आता है, और देखना आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। फिर जगदीश मोहनलाल और उसके बेटे अजय के साथ स्वादिष्ट खाना बना देता है। और जगदीश तुम भी बैठो, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, क्या मैं आपके साथ? हाँ हाँ और क्या, आओ आओ। जगदीश जब यह देखता है कि मोहनलाल उससे इतने प्यार से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहे हो? जगदीश बोला, बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात की है, इसलिए मन थोड़ा भर आया। चलिए अब सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वह सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जगदीश जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है। आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो यह उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो। जगदीश बोला, सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है, और अजय सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की, वाह! अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया जगदीश। अरे ऐसा तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी, तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेठ सेठ लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा कहकर बुलाया कर।
मोहनलाल की बात सुनकर जगदीश को बहुत अच्छा लगा। वह खुशी से कहता है, ठीक है मोहन चाचा। मोहन चाचा के कहने पर अजय उठ जाता है। तीनों नाश्ता करने बैठे ही थे, उन्हें बाहर के ढोल बजने की आवाज सुनाई देती है। जगदीश पूछने लगा, अरे ये कैसी आवाज है चाचा? अरे बेटा, लगता है महल के सैनिक गांव वालों के लिए कुछ संदेश लाए हैं और वो इसी तरह ढोल बजाकर सबको बुलाते हैं। चलो हम सब भी चलकर देखते हैं। मोहनलाल और जगदीश बाहर जाकर देखते हैं तो वाकई महाराज के महल के कुछ सैनिक जोर जोर से ढोल बजाकर सबको बुला रहे थे। जब सब गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए तो एक सैनिक बोलता है, सुनो गांव वालों, राजकुमारी सुनैना अपने विवाह के लिए उचित वर ढूंढ रही है। जो भी गांव वाला उनकी एक खतरनाक शर्त पूरी करेगा, महाराज उसका विवाह राजकुमारी सुनैना से कर देंगे और राज्य भी उसी को सौंप दिया जाएगा। आप में से जो भी राजकुमारी सुनैना की शर्त को पूरा करना चाहता है वह कल सुबह महल में पहुंच जाएगा। सैनिक की ऐसी बातें सुनकर गांव वालों में तो हलचल होने लगती है। कई लड़के राजकुमार बनने की लालच में राजकुमारी की शर्त पूरी करने का फैसला कर लेते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं तक पता था कि राजकुमारी की शर्त थी क्या। अब गांव का हर नौजवान राजकुमारी से विवाह करने का सपना देखने लगा। वह कौन खुशनसीब होगा जिसकी तकदीर बदल जाएगी। जब मोहनलाल यह सब सुनता है तो वह भी अपने बेटे से कहता है, अजय, अरे क्यों ना तू कल महल में जाकर एक बार अपनी किस्मत आजमा ले। हालांकि बहुत मुश्किल है, पर क्या पता राजकुमारी तुझे पसंद ही कर ले। अजय बोला, अरे ठीक है पिताजी, मैं कल चला जाऊंगा। और अरे क्या मालूम, राजकुमारी मुझे देखते ही अपनी शर्त ही भूल जाए और मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। उन्हें मुझ जैसी नौजवान में फिदा हो जाना और बड़ी बात तो है ही नहीं। मोहनलाल बोले, ख्याली पुलाव पकाना तो कोई तुझसे सीखे बेटा, असल जीवन में बिना कठिन परिश्रम के हमें कुछ नहीं मिलता। जगदीश बोला, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा चाचा, मैंने भी जीवन में यही सीखा है। हाँ तो जगदीश, तुम भी इसके साथ कल महल चले जाना। क्या पता तुम्हारा भी भाग्य चमक जाए या फिर वहां तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए। चाचा, मुझे अपनी किस्मत पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहाँ राजकुमारी और कहाँ मैं, लेकिन हाँ, शायद मुझे वहां कोई नौकरी जरूर मिल जाए। अगले दिन जगदीश अजय के साथ महल जाने के लिए निकल जाता है। वह देखता है गांव के कई लोग महल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में राजकुमारी से विवाह करने का लालच था। फिर सभी गांव वाले महल की सभा में पहुंच जाते हैं। वहां पर महाराज महारानी अपनी पुत्री राजकुमारी सुनैना के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही सभी गांव वाले और साथ साथ दूसरे राज्य के कई लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं, राजकुमारी सुनैना कहती है, आप सभी मेरे बात ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी एक शर्त है और जो उसे पूरी करेगा उससे ही विवाह करूंगी। तो क्या सब मेरी शर्त सुनने के लिए तैयार हैं, पूरी करने के लिए तैयार हैं? उतने में ही एक दूसरे राज्य का राजकुमार कहता है, हाँ राजकुमारी जी, हम सब तैयार हैं। राजकुमारी सुनैना ने कहा, आप सभी ने हमारे महल के पालतू शेर के बारे में तो सुना है। वो इस पूरे राज्य में तो क्या आसपास के सभी राज्यों में सबसे खूंखार है। आप में से जो भी मुझसे शादी करना चाहता है उससे शेर से लड़ना होगा और उसे हराना होगा, लेकिन ध्यान रहे उसे एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। आपको उसे एक तरह से हराना है, अपने बस में करना है, जिससे वह खुद ही आपके सामने आकर अपने घुटनों पर बैठ जाए। जैसे ही सभा में उपस्थित सभी लोग राजकुमारी की ऐसी शर्त सुनते हैं, आधी सभा में तो अपने आप ही खाली हो जाती है। कई गांव वाले और राजकुमार तो अपने घर वापस लौट जाते हैं। अजय भी डर के मारे वापस लौटने लगता है, लेकिन जगदीश उसे रोक लेता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको एक बार जरूर तो कोशिश करनी चाहिए ना। जरूर राजकुमारी ने ऐसी शर्त इसलिए रखी है क्योंकि उसके पीछे कुछ राज है। अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो जानबूझकर शेर के पिंजरे में कूद जाऊंगा। जगदीश और अजय भीड़ में काफी पीछे खड़े थे, इसलिए उन्हें राजकुमारी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही सभा खाली होने लगती है, जगदीश को राजकुमारी सुनना दिखाई देती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि जगदीश उन्हें देखते ही मोहित हो गया, लेकिन अजय उसका हाथ छुड़ाकर बाकी लोगों के साथ बाहर चला आता है। अब सभा में कुछ गिने चुने लोग ही रह गए थे। राजकुमारी सुनैना ने कहा, देखा आपने पिताजी, आधे से ज्यादा लोग तो मेरी शर्त सुनते ही भाग गए और यह जो बचे हैं यह शेर को देखकर भाग जाएंगे। बेटी, तुमने रखी भी तो ऐसी शर्त है, लगता है तुम्हें विवाह करना ही नहीं है। लेकिन चलो, हम उन्हें शेर के पिंजरे के पास ले चलते हैं, क्या पता इनमें से कोई तुम्हारा होने वाला राजकुमार हो। यह नामुमकिन है पिताजी, ऐसा कोई वीर आज तक धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। जो लोग बचे थे उन्हें लेकर सैनिक महल के बगीचे में ले आते हैं। वहीं पर एक बड़ा सा पिंजरा
रखा हुआ था जिसके अंदर एक शेर कैद था। शेर को देखकर बाकी बचे लोग के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन जगदीश की नजर तो राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी। जगदीश सोचता है, मेरे पास अब खोने को है ही क्या, वैसे भी मेरी पूरी जिंदगी इतनी खराब भी थी कि कौन है मेरा जो घर में इंतजार कर रहा होगा, इसलिए मैं एक बार यह शर्त जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। क्या पता मेरा भाग्य सचमुच चमक जाए। जैसे ही लोगों के सामने शेर आता है, जो बचे कुचे राजकुमार और गांव वाले भी थे वे भी भाग जाते हैं। अब सिर्फ जगदीश अकेला ही बच गया था। जगदीश को अभी भी वहां खड़ा देखकर राजकुमारी नैना चौंक जाती है। अरे तुम गए नहीं, लगता है कि तुम्हें अपने जीवन से कोई खास लगाव नहीं है। जगदीश बोला, नहीं राजकुमारी जी, मुझे इस शेर से एक बार लड़ना है और आपकी शर्त पूरी करनी है। और जहां तक रही जीवन की बात, तो मेरे जीवन में वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मुझे जीने की बहुत चाहत हो। राजकुमारी सुनैना बोली, ठीक है, फिर जाओ उस शेर के पिंजरे में और आजमा लो अपनी तकदीर को। कुछ सैनिक जल्दी से पिंजरा खोल देते हैं और जगदीश अंदर चला जाता है। अंदर शेर गुस्से में जगदीश को देखकर दहाड़ रहा था। जगदीश पहले तो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। शायद राजकुमारी की वह शर्त पूरी करने के लिए मुझे इससे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसे शांत कराकर भी तो घुटनों के बल ला सकता हूँ। तभी जगदीश देखता है कि शेर के पैरों में तो चोट लगी हुई थी और वहां से खून भी बह रहा था, इसलिए शेर और ज्यादा गुस्से में था। यह देखकर जगदीश सब कुछ समझ जाता है। चोट, मगर अभी तक किसी ने शेर से लड़ाई भी नहीं की थी। इसका मतलब यह कोई पालतू शेर नहीं है, बल्कि जंगली शेर है। इसे पकड़कर हाल ही में लाया गया है, मुझे इसे शांत कर देना चाहिए। तभी शेर गुस्से में जगदीश के ऊपर झपटता है, लेकिन जगदीश वहां से हट जाता है और शेर को ऊपर से दबोच लेता है। इसके बाद जगदीश शेर को सहलाने लगता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और तुम बिल्कुल एक ही जैसे हैं, मुझे अपना समझकर शांत हो जाओ। शेर जगदीश को अपने ऊपर से गिरा देता है और फिर से उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन इस बार भी जगदीश शेर की पकड़ से बच जाता है और वह शेर के पीछे से पकड़कर सहलाने लगता है। जगदीश के ऐसा करने से शेर वाकई में शांत होने लगता है। जगदीश शेर से कहता है, शांत हो जाओ मेरे दोस्त, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास वापस ले जाऊंगा, उसी जंगल में जहां तुम रहते थे। बस तुम एक बार शांत होकर मेरी बात को समझो। जगदीश की यह बात सुनकर शेर सचमुच शांत हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, मानो वह जगदीश की बात समझ गया हो और उसे भी अपने घर वापस जाना हो। जगदीश अपने कुर्ते का थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उसे शेर की चोट पर लगा देता है। यह नजारा देखकर राजकुमारी और महाराज दोनों ही हैरान थे। महाराज कहने लगे, बेटी, लड़के ने तो तुम्हारी शर्त वाकई में पूरी कर दी। अब तुम क्या कहना चाहोगी? हाँ पिताजी, क्योंकि वह सिर्फ हिम्मत वाला और बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि यह मेरी तरह जानवरों के दर्द को भी समझता है। सिपाहियों, उसे पिंजरे से बाहर निकालो और शेर की मर्रम पट्टी करके उसे उसके जंगल वापस छोड़ दो। सिपाही ऐसा ही करते हैं। जैसे ही जगदीश को निकालकर राजकुमारी के पास लाते हैं, जगदीश राजकुमारी से एक सवाल करता है, राजकुमारी जी, यह शेर पालतू नहीं था बल्कि जंगली था और इसे पहले से चोट लगी हुई थी, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि यह पालतू है और आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? वह इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मैं शिकार के लिए जंगल गई थी, वहां मैंने देखा कि यह शेर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। मैं इसकी देखरेख के लिए इसे महल में ले आई, लेकिन यह अपने परिवार से दूर होने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसी वक्त मेरे पिताजी मुझसे शादी करने की जिद कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसी शर्त रखूं जिससे पिताजी भी शांत हो जाएं और मेरा विवाह ना करने पाए। मुझे लगा कि कोई भी मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाएगा, मगर आपने तो यह कमाल कर दिखाया। महाराज भी खुश होते हुए बोले, सही कहा राजकुमारी ने, अब उसका विवाह बड़ी धूमधाम से आपसे कराएंगे। आप भी हमारे राज्य के नए महाराज हैं। यह सुनकर जगदीश बहुत खुश होता है, लेकिन फिर वह कुछ सोच विचार करके राजकुमारी से कहता है, लेकिन राजकुमारी, आप इस शर्त से बंधित नहीं है। अगर आपको मुझ जैसे गरीब से विवाह नहीं करना चाहती तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। जगदीश की यह बात सुनकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अपने पति में जो खूबियां चाहिए वह सब आप में है, इसलिए मैं आपसे खुद विवाह करना चाहती हूँ। फिर क्या था, राजकुमारी सुनैना का विवाह बड़े धूमधाम से जगदीश से हो जाता है। यह खबर सुनकर जगदीश का पुराना मालिक धनी सेठ का तो सिर ही टकरा जाता है और जगदीश के मोहनलाल चाचा तो बड़े खुश होते हैं। जगदीश जब राज्य का नया राजकुमार बन जाता है और राजकुमारी के साथ मिलकर राज्य चलाने लगता है, तो जगदीश को साधु महाराज की बात याद आती है
और उसे सचमुच लगने लगता है कि वह तकदीर वाला है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।